हाय एवरीवन, दिस इज प्रिया द्विवेदी। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जो अभी फिलहाल आप सब लोग टेंशन में है कि भाई कैसे गुड मार्क्स स्कोर करें हम इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि पूरा साल तो हम लोग सोचते हैं चलो समरी लिख के आ जाएंगे, बट एट द पॉइंट एक टाइम आता है जब आप लोग सोचते हो हम समरी में भी क्या लिखे, राइट। तो अगर आपको इंग्लिश में गुड मार्क्स स्कोर करने हैं तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ पे कैसे नंबर स्कोर कर सकते हो, है ना। हम लोगों ने इससे पहले 9th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा, मैंने सबको बताया ना। अब फिर से इंग्लिश का पेपर आ गया, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम आंसर्स लर्न नहीं हो रहे हैं। अब आंसर्स लर्न नहीं हो रहे, उसको लिखना कैसे है, मतलब क्या एक ट्रिक हो सकता है, कैसी एक टिप हो सकती है कि मैम जो बता दे उसको हम सिर्फ लर्न कर ले। नहीं, कोई टिप नहीं बताने वाली हूँ, बट हाँ मैं एक तरीका बताऊंगी कि आपको अपना टाइम अब कैसे यूज करना है और उस टाइम को कैसे यूज करना है वो तो पता है, बट आप आंसर सब कैसे लिखेंगे, है ना, कि कितने समय पे आपको कितना आंसर लिखना है, आंसर के अंदर क्या क्या लिखना है जिससे आपको मार्क्स मिल जाए, ग्रामर को आपको कितना समय देना है, क्योंकि ग्रामर भाई आप लोगों की 25 की आती है, सबसे ज्यादा आती है आपके लिटरेचर पार्ट, दैट इज 40 मार्क्स। आपको सिर्फ इतना करना है। अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासेस हैं और हर क्लास में मैंने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ग्रामर की क्लासेस अलग है, पोइट्री की क्लासेस आपकी अलग है, लिटरेचर की अलग है। तो अभी भी देरी नहीं हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है दैट इज हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। ये जो टॉपिक है ना आज सारे बच्चे देख सकते हैं, चाहे वो 9th 10th 11th 12th कोई भी बच्चा है जो मार्क्स अच्छा लाना चाहता है इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, तो आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो आज आइए हम लोग समझते हैं कैसे क्या चीज करने से हम लोग इंग्लिश में अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। अभी भी बहुत से बच्चे हैं जिन्हें सिलेबस ही नहीं पता है। मैं बता रही हूँ अभी भी बहुत से बच्चे हैं, बुक तो सबको पता है, ठीक है, बुक सबको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं, बट बात है कि आपको अंडरस्टैंड है सिलेबस में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अगर अभी भी नहीं पता प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया है। अगर सिलेबस आपको क्लियर नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। जाइए चेकआउट करिए कि भाई सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा हैवी इन द सेंस सबसे ज्यादा मार्क्स का टॉपिक क्या है। तो अगर आपने ये पहला टॉपिक कर लिया है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना उसको अपने माइंड पे बिठाइए। अगर आपको ये अंडरस्टैंड है कि सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक मुझे अच्छे से क्लियर करके पहले से बैठना है, तब फाइन, आपने अपना इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पहला स्टेप क्या कर रखा है, क्लियर कर लिया है। अब बच्चों देखो, सिलेबस में आपको सबसे पहले जाके देखना है, प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लेना। अभी भी नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए, वहां मैंने सिलेबस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बात आती है कि सिलेबस में देखना है क्या, मैम ने बोल तो दिया कि अंडरस्टैंड द सिलेबस। अंडरस्टैंड द सिलेबस इन द सेंस कि अब आपकी पोइट्री में 5 पोयम है, ठीक है, किसी की हो सकता है 6 हो, किसी की हो सकता है 4। अब आपको क्या करना है, वहां पे सिलेबस में जाइए और चेकआउट करिए कि आपका पोइट्री में अगर 5 पोयम है तो क्या वो पांचों की 5 पोयम आपको लर्न है, पूरी नहीं। पोयम की एटलीस्ट 8 लाइन आप सबको याद होनी चाहिए। पोयम की 8 लाइन सारे बच्चों को याद होनी चाहिए। पोयम के अंदर क्या क्या लर्न होना चाहिए बच्चा, आपको पोएट का नाम, पोयम की पूरी हेडिंग अच्छे से याद होनी चाहिए और हर पोयम की थीम आपको क्लियर होनी चाहिए। लेट्स टेक अनदर वन, दैट इज योर मेक नोट्स ऑन कैरेक्टर स्केच। अगर सारे चैप्टर है, मैंने बताया है आपको स्टार्टिंग से नोट्स कैसे बनानी है, पोइट्री अलग करो। अब बात आती है कैरेक्टर स्केच की। पोयम में तो कैरेक्टर स्केच होते हैं बट उससे पूछा नहीं जाता ज्यादा, बट अब आपको क्या करना है, हर चैप्टर का एक कैरेक्टर स्केच है, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो, जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है उस कैरेक्टर के बारे में बोल रही हूँ, बाकी तो नॉर्मल सबको लर्न होंगे। करना क्या है अभी से बता रही हूँ, कॉपी है आपके पास, पहला चैप्टर लिखा आपने, ठीक है, आपने पहला चैप्टर लिखा, जैसे कि ऑन द फेस ऑफ इट, समझ लीजिए 12th क्लास का एक चैप्टर मैंने ले लिया ऑन द फेस ऑफ इट, और 10th का मैंने ले लिया अ लेटर टू गॉड, ठीक है।
ऐसे सारे एक एक चैप्टर सारी क्लास के मैंने बता दिए, ठीक है, एक एक चैप्टर। अब ऑन फेस ऑफ इट के दो कैरेक्टर्स है, हाँ, उसमें कौन है, एक मिस्टर लाम है और एक 14 इयर्स का लड़का है जिसका नाम है जेरी, ठीक है। इन दोनों के कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अ लेटर टू गॉड में कौन है, हमारे फार्मर है, फार्मर के कैरेक्टर को अच्छे से समझ लीजिए। मेन तो हमारा उसमें फार्मर और पोस्ट मास्टर, इन दोनों के कैरेक्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कैरेक्टर अगर अंडरस्टूड है तो बच्चा आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो सेकंड स्टेप है हमारा, हमें कैरेक्टर अंडरस्टूड अच्छे से होना चाहिए, दैट इज मेक नोट्स ऑन कैरेक्टर स्केच। जैसे कि मैंने बताया हमारे क्लास 12th का जो चैप्टर है ऑन फेस ऑफ इट, उसमें जो हमारे कैरेक्टर है मिस्टर लैम, वो कैसे थे, सोशल लवर थे, नेचर लवर थे, वो हमेशा पॉजिटिव रहते थे। वहीं पे है हमारी दूसरी तरफ कौन था, डेरी था, 14 इयर्स ओल्ड बॉय था, ठीक है। उसका लेफ्ट साइड का जो फेस था, चेक था, वो क्या था, पूरा बर्न था, किसके थ्रू, एसिड। एंड वो बड़ा ही नेगेटिव रहता था, नेगेटिव इन द सेंस उसको लगता था लोग मुझे देख के डर जाते हैं ना। तो मैं यहाँ कैरेक्टर एक्सप्लेन करने नहीं आई हूँ, बस मैं आपको बता रही हूँ हर कैरेक्टर के ऊपर एटलीस्ट आपको 25 लाइंस लिखनी आनी चाहिए। मेरी आप सारी वीडियोस जो है उन सब में मैंने कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया, आप जाके चेकआउट करिए, वहां पे आपको हर कैरेक्टर का एक स्केच मिल जाएगा। आप आज ही जाके चेक करिए और सारे कैरेक्टर्स के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डेट्स, ये आपको लर्न करनी है। अब आप पूछेंगे मैम डेट्स किसकी लर्न करनी है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या लर्न करने हैं। हर चैप्टर में आपके राइटर का, ऑथर का डेट रहता है, वो तो लर्न करना ही है। साथ ही साथ जैसे कि क्लास 10th में डायरी है ना, एना फ्रैंक की जो डायरी है कब लिखी गई थी, भाई उसकी ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लास 10th वालों के लिए बताया। अब वहीं पे मैं बताती हूँ, जैसे कि हमारे अगर क्लास 11, 12 और 9th के बच्चे हैं, आज सबके चैप्टर में, आप सबके बुक में ऑथर का बर्थ पता है ना, तो वो सबको लर्न होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आंसर लिखते वक्त आपको हेल्पफुल होगा। आंसर लिखते वक्त आपको क्या होगा, हेल्पफुल होगा। इंपॉर्टेंट इवेंट से मतलब है जो पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कोई भी है, जैसे हमारा अ लेटर टू गॉड ही ले लीजिए, ठीक है। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, फेथ, राइट, फेथ था ना, हमारे लैंचो को किस पे फेथ था, गॉड पे। उसी तरह ऑन फेस ऑफ इट में हमारे मिस्टर जो लैम थे और डेरी, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवेंट से मतलब है हमारा बच्चा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसमें डिसेबल पर्सन्स के बारे में बताया है, वहीं अ लेटर टू गॉड में फेथ के बारे में बताया। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी चीज के बारे में बताया है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सबके माइंड में होना चाहिए। हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सबको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगर वो क्लियर है तो आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। ये तीनों पॉइंट्स आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। अगर यहां तक आपने समझ लिया तो आप अपने आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हर चैप्टर का आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर में किस चीज के लेके बात हो रही है, किस चीज को लेके बात की जा रही है, राइट बच्चों। नाउ कम, अब बात आती है थीम्स की, है ना, थीम्स। तो आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, हाँ बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में थैंक्स बोल सकते हो, क्योंकि मैंने हर पोयम की थीम्स, उसका सेंट्रल आइडिया, उसका मतलब पूरा समरी आप लोगों को प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इसके लिए आप मुझे थैंक्स बोल सकते हो। वो उन बच्चों को कहाँ मिला है, एके एजुकेशन जो पीडीएफ है, वहाँ आप सबको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर जो बच्चे यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या कर सकते हो भाई, वीडियो को ऑन करके दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हर चैप्टर का बच्चा आपको थीम क्लियर होना चाहिए, हर चैप्टर का थीम यहाँ पे अगर आपका क्लियर है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। थीम इन द सेंस हर चैप्टर में एक थीम है कि इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है ना, मेन मोटिव क्या है, क्या डिपेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट ऑथर वांट्स टू डिपेक्ट इन दिस चैप्टर, मतलब क्या शो करना चाहता है, मोटिव क्या है इस चैप्टर का, क्यों हमने पढ़ना है। अगर थीम क्लियर है ना, ये सबसे बड़ा आंसर का मतलब इससे हमें नंबर मिलते हैं। जो जिन बच्चों को हर चैप्टर की थीम पता है ना,
वो समझो वो बच्चा ना एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख सकता है। आज ही आप लोग अपने इंडेक्स खोलिएगा कॉपी का और सब चैप्टर का सोचिएगा, यार इसका थीम क्या है, इसका थीम क्या है, इसका थीम क्या है, इसका थीम क्या है। वो कैसे लर्न होगा भाई, जिन जिन बच्चों ने थीम्स अच्छे से पढ़ी होगी ना। रिवाइज देम रेगुलरली। अब इनको रिवाइज करना है, जो थीम्स आपने लिखे है ना बच्चा, इसको रिवाइज करो, रोज पढ़ो। एंड मैंने बताया है लर्न करने का सबसे बढ़िया जो एक तरीका होता है दैट इज वैदिक। वैदिक का जो सबसे मतलब वैदिक इन द सेंस अगर मैं कहा जाए तो पहले के जो हमारे वैदिक अगर सेशन वैदिक सेशन अगर आप लोग यूट्यूब में भी टाइप करेंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि आंसर्स कैसे लर्न करते थे, राइट। आपको आंसर्स लर्न करने लाइक आप कभी भी देखते होंगे जो हमारे बहुत से हमारे जो सेंट है जब भी वो यज्ञ करते हैं हवन करते हैं, दे ऑल आर मूविंग देयर हैंड्स लाइक दिस। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि दिस इज द टेक्निक ऑफ लर्निंग। ये एक टेक्निक है, लोग अपने हैंड्स के थ्रू क्या करते हैं, आंसर्स लर्न करते हैं। दिस इज द बेस्ट वे। आपने कभी भी देखा होगा जो अगर बहुत अच्छा स्पीच देता है, राइट, स्टेज पे कोई बहुत बड़ा क्राउड वाला, जैसे कुछ भी कोई भी जगह है, आप देखते होंगे उन लोगों के हैंड्स मूव करते हैं। एंड इट्स इन हाथों का मूवमेंट ये नहीं बताता कि वो स्टाइल में कर रहा है या फैशन कर रहा है, नहीं, ये एक टेक्निक है कि हैंड्स के थ्रू और इस मूविंग जो हैंड्स मूविंग हो रहा है ना बच्चों, इससे आंसर्स लर्न होते हैं। आप ट्राई करिए, जब आंसर आप पढ़ते हो, कोई भी आंसर पढ़ते हो, डू वन थिंग, आप ट्राई करिए कि हैंड्स मूव करके, मतलब हैंड्स के थ्रू लर्न करिए कि ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग जब गाना गाते हैं तो दे वर लाइक, है ना, क्यों, क्योंकि भाई उनको रिदम याद है इन हैंड्स के थ्रू। तो दिस इज द वैदिक ट्रिक, ये वैदिक ट्रिक है। अगर आप आंसर्स बोल बोल के अपने हैंड्स के थ्रू आंसर्स लर्न कर रहे हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको आंसर्स कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, नाउ लर्न हाउ टू राइट इफेक्टिव आंसर। अब भाई यहां तक तो मैंने बता दिया, रिवाइज देम रेगुलरली। रिवाइज देम रेगुलरली मतलब जो ये थीम्स है इनको रेगुलर बेसिस पे रखिए कि आपको लर्न करना है, रोज आपको लर्न करना है। ऐसे नहीं कि अरे हाँ ये चैप्टर तो मुझे लर्न हो गया अब हटाओ, नहीं, आपको रेगुलर बेसिस पे आपको 2 आवर्स देने हैं। जो चीजें आपको लर्न है उनको रिवाइज करिए। रिवीजन करने से चीजें बहुत अच्छे से माइंड पे क्या होती है बच्चों, बैठ जाती है। तो डोंट फॉरगेट कि भाई आप रिवीजन नहीं करेंगे। लेट्स टेक लर्न हाउ टू राइट इफेक्टिव आंसर। अभी तक हमने देख लिया कि भाई हमें क्या क्या पॉइंट्स अपनाने हैं। अब बात हो रही है कि इफेक्टिव आंसर, यहां पे बात है कैसे लर्न हाउ टू राइट इफेक्टिव आंसर, कैसे लिखे हम इफेक्टिव आंसर जिससे एग्जामिनर हमें अच्छे मार्क्स दे दे। चलिए ये भी चेकआउट कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। यूज द एडिशनल 15 मिनट्स गिवन द एग्जाम। आपको हमेशा यूज एडिशनल 15 मिनट्स गिवन द एग्जाम, सॉल्व PYQs। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अभी मैं बताती हूँ, तरीका बताऊंगी, बट हाँ आपको हमेशा अपने PYQs को सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने फिर से बता रही हूँ, हम लोगों ने ऑलरेडी PDF प्रोवाइड किए, PYQs भी करवा रखे हैं। ठीक है, और 15 मिनट हमेशा अपने एग्जाम से पहले भैया आपको देने हैं पूरा पेपर पढ़ने के लिए। चलिए ठीक है, मैं बताऊंगी, डोंट फॉरगेट, डोंट थिंक कि मैं भूल गई हूँ इफेक्टिव आंसर्स कैसे लिखने में, अभी ही जस्ट बताऊंगी। उससे पहले एक बार हम लोग सिलेबस पे नजर डाल ले। ठीक है, जैसे क्लास 12th में आप देखेंगे सेक्शन ए जो रीडिंग है हमारा वो 15 मार्क्स का आता है। सेक्शन ए जहाँ पे आपको एक लॉन्ग पैसेज दिया जाता है, ठीक है, उसमें से आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, वोकैब्स पूछ ली जाएगी, राइट। ये रीडिंग ए जो है दिस इज 15 मार्क्स। नेक्स्ट इज योर सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है बच्चों, डेट इज योर राइटिंग, वहां पे आपका क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, है ना। अब आपको राइटिंग सेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है? अब आपको ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको पता होगा राइटिंग सेशन में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहां पे? कौन बच्चा बताएगा? भाई सीधी सी बात है, राइटिंग सेशन में आपसे रिटन के लिए आएगा ना, है ना। राइटिंग सेक्शन आपका है भाई, ये भी 20 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट है। राइटिंग सेक्शन में जितना भी था मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है। यहाँ ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने राइटिंग सेक्शन का नहीं करवाया, बहुत अच्छे से कराया है। जब हम लोगों की रिवीजन बैच अभी जस्ट स्टार्ट होने वाली है, डोंट थिंक कि नहीं होगी। रिवीजन बैच जैसे स्टार्ट होगी तो हम एग्जाम के पेपर की तरह ही पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम में सेक्शन ए पहले आता है तो हम लोग पहले दिन सेक्शन ए रेडी करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे। अब बात आती है सेक्शन सी की।
भाई इसमें हमारा लेटर टू एडिटर हो गया है, आर्टिकल हो गया है, यही सब आते हैं। और क्या आता है, अब बात आती है ग्रामर, है ना, ग्रामर पोर्शन। ये तो हम लोगों ने भाई बहुत अच्छे से कर चुका है, इसकी क्लासेस पढ़ी है ग्रामर सेशन की। भाई ये 25 मार्क्स का आता है, ठीक है, ये आपका आता है बच्चा 25 मार्क्स का, ठीक है। चलिए, वहीं पे सेक्शन डी जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है बच्चों, दैट इज 40 मार्क्स। और ये क्या है हमारा, लिटरेचर। लिटरेचर में पोइट्री आएगी और आपकी एक और बुक आती है दैट इज सप्लीमेंट्री। यहाँ पे 3 बुक्स है आप लोगों की, ठीक है। पोइट्री 5 है, 5 पोयम दे रखी है, ठीक है। और लिटरेचर के सारे सब्जेक्ट मतलब जितने भी चैप्टर है आपके, चाहे वो फ्लामिंगो के है चाहे वो सप्लीमेंट्री के है, मैंने सब करवा रखा है, ठीक है। हर चैप्टर का मैंने समरी की पॉइंट्स में आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, है ना। मैंने की पॉइंट्स में आपको समरी दे रखी है। अगर बच्चे आप लोग पूरा पैराग्राफ में समरी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने आप लोगों के लिए की पॉइंट्स मतलब पॉइंट वाइज समरी लिखवाई है ना। पॉइंट वाइज इन द सेंस ऐसे ऐसे। बट रिमेंबर, आपको कभी भी एग्जाम में पॉइंट वाइज आंसर्स नहीं लिखने हैं इंग्लिश में, इसको गलत कर देंगे आप। अपना इसको सोशल साइंस में यू कैन यूज इट, आप लोग सोशल साइंस में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज इट इन सोशल साइंस बट डोंट ट्राई इन इंग्लिश सब्जेक्ट। आप इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर ये ट्राई करेंगे तो भाई आपको 0 मार्क्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज योर, दैट इज योर पोएट्री। पोइट्री में क्या करना है, यू हैव टू डू वन थिंग, दैट इज पोइट्री में सबसे पहले आपको हर पोएम का सेंट्रल आइडिया क्लियर होना चाहिए। अगर सेंट्रल आइडिया आपका क्लियर है ना, तो आई डोंट थिंक कि भाई आप कोई भी एग्जामिनर ना आपका मार्क्स काट लेगा, राइट तो अब एग्जामिनर क्या करने वाला है भाई, पोइट्री आपसे अगर पूछता है, हो सकता है वो आपको छोटा सा पैरा दे देगा, बोलेगा इसको एक्सप्लेन करिए, या तो एक क्वेश्चन आता ही आता है सेंट्रल आइडिया। हर पोएम का सेंट्रल आइडिया मैंने आप सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो 5 पोएम है, मुझे लगता है अगर आप एक दिन में 2 पोएम करते हो ना, नेक्स्ट दिन में आप 3 पोएम्स कर सकते हो, ठीक है। तो भाई छोटी छोटी सी पोयम है, बहुत अच्छी पोयम है, आप इसको क्या करिए, अच्छे से समझ लीजिए। अच्छे से समझ लीजिए इन द सेंस क्या, कि पोयम्स को लाइन टू लाइन एक बार रीड करिए, जितना हो सकता है ना उतना रीड करो और उसका सेंट्रल आइडिया बढ़िया तरीके से लर्न कर लो। नहीं, हाउ टू लर्न, ठीक है भाई, लर्न करने के लिए बोला तो अब लर्न कैसे करना है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपके पास जो भी क्वेश्चन है, आंसर्स कैसे लर्न करना है, तो आपके पास जो भी क्वेश्चन है ना बेटा, सबसे पहले उस क्वेश्चन को क्या करना है, यू हैव टू डू वन थिंग, दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो कैसे उसको लिखोगे, जब क्वेश्चन एकदम क्लियर है आप लोगों को कि हाँ इस क्वेश्चन में ये आंसर रहेगा, उस क्वेश्चन का कोई एक ऐसा टॉपिक उठा लीजिए, लाइक ठीक है, अगर कैरेक्टर बेसिस पे तो भाई आपको कैरेक्टर स्केच तो पता है, उस क्वेश्चन का कोई एक ऐसा टॉपिक उठा लीजिए जो आप क्या कर सकते हैं, उसको पकड़ के कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है सबसे पहले। अगर समरी बेसिस क्वेश्चन है तो आप भाई समरी डाल दीजिएगा, है ना। और क्वेश्चन कुछ अलग है तो भाई मैंने हमेशा से बताया आपको सबसे पहले अपने आंसर्स में थीम लिखना जरूरी है। आपका जो आंसर का बॉडी होना चाहिए, आंसर का बॉडी इन द सेंस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो कैसा होगा स्ट्रक्चर योर आंसर यूज 3 पार्ट। कैसे, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मैंने क्लास में हर क्लास में बताया इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, बताइए इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में बच्चे आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना है। जैसा कि मैंने हर चैप्टर पढ़ाते समय हर चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया है, सेम उसी तरह मतलब पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको एक छोटे से मतलब एटलीस्ट 25 लाइंस में एक्सप्लेन कर देना। ये तरीका है। सबसे पहले मैं आपको एक आंसर लिख के भी दिखाऊंगी, एक वीडियो में लाऊंगी जिसमें आपको आंसर लिख के दिखाऊंगी कि इस तरह से आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालिए, देन उसके बाद बॉडी, बॉडी इन द सेंस कि भाई अब मेन आंसर क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन डाल दिया जो जो डालना था, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन क्या पूछा उसको मिड में डालिए, ठीक है। अब लास्ट में क्लोजिंग, जब हमें उसे बंद करना है मतलब आंसर एंड करना है, व्हेन वी हैव टू एंड आवर आंसर, जब हमें अपने आंसर बंद करना है, क्लोज करना है, तो क्लोजिंग शुड बी सुपर्ब, क्योंकि लास्ट में नजर जाती है और स्टार्टिंग में भी जाती है, बीच में भी जाती है, हर जगह आंसर जाती है भाई, नजर जाती है आंसर के। तो क्लोजिंग आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है, कंक्लूजन पूरा डाल देना है क्लोजिंग में। इट्स ऑल अबाउट द लॉन्ग आंसर, ठीक है बच्चों।
चलिए, ब्रेक द आंसर इनटू पार्ट्स। भाई लर्न करना है ना, अब आंसर्स को क्या करिए, ब्रेक। लंबा आंसर है, समझ आया कि ये पूरा एक बोर्ड भर के आंसर है, ठीक है, 20 लाइन है, 10 कर सकते हो एक बारी में, 10 तो कर ही सकते हो यार, 12th क्लास के बच्चे हो। अच्छा तुम बोलोगे मैम मैं तो 9th क्लास को, 9th क्लास के हो, 6 कर लो, उससे कम ना करने वाली मैं, ठीक है। तो पूरे समझ लो जितना भी आंसर है, जितना बड़ा भी आंसर है, पहले काउंट कर लो भाई लाइन कितनी है, समझ लो 20 लाइन है, 20 लाइन को ब्रेक डाउन करो, हाफ करो, 20 हुआ, तो पहले ट्राई करो कि भाई आप 10 कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, 5 कर पा रहे हो, 5 ही कर लो, 5 ही लाइन बढ़िया से तैयार कर लो, फिर उसके बाद 5 कर लो, 10 हो गई, ठीक है। अब ब्रेक डाउन करना है आपको आंसर, ठीक है, आंसर को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, एक लाइन भी उसको तोड़ लो, उसको समझो, समझने की आदत डालो आंसर्स को। अब लर्न विद द पेन एंड पेपर। आंसर लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों पेन एंड पेपर। यूज योर पेन एंड पेपर फॉर लर्निंग द आंसर। लर्न करते समय पेन लो, पेपर लो, लिखते जाओ, बार बार लिखते जाओ, से जितनी बार लर्न करो उतनी बार लिखो, दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है। ग्रो योर वोकैबुलरी, अपना वोकैबुलरी भैया ग्रो करो, मतलब इसको बढ़ा लो। समझ आया कि आपकी आपने कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड लिखा दिया है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो गूगल इट, उसका अलग वर्ड फाइंड आउट करो, राइट। बोलते हैं ना एक वर्ड के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, राइट, एक वर्ड के हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लाइक क्रोनी, क्रोनी मतलब होता है फ्रेंड्स, है ना, तो क्रोनी, फ्रेंड्स, पर्ल, बॉडी, ये सब क्या सिनोनिम्स है, तो एक वर्ड के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगर एक वर्ड नहीं याद हो रहा है, कोई टफ है, उसकी स्पेलिंग टफ है, उसका कोई दूसरा वर्ड ढूंढ लो गूगल से, वो तो इजी हो जाएगा। चलिए, रीड एज मच एज यू कैन, पढ़ो जितना हो सकता है उतना पढ़ो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो उस आंसर को, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रीड करते जाओ, आपको लर्न हो जाएगा। वो जैसे लर्न होगा आप लिखना स्टार्ट करो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बच्चों देखो अपना पूरा 100% दे दिया, मैं ये भी नहीं बोलूंगी मैंने 99% दिया है, मैंने देखो आपको हर चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब तो मैंने ये भी बता दिया भाई क्या तरीका यूज करें कि भाई आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो। तो अब मैं जो लास्ट कहना चाहती हूँ दैट इज यस यू कैन डू इट, मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो, बी पॉजिटिव। मेरा जो सबसे बड़ा मंत्र है ना कि बच्चे भाई पास कैसे होंगे, बस मेरे बच्चों को बी पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव, और मन में ये डालते रहिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मेरा मानना है यू कैन डू इट, और आप तुम ही करके दिखाओगे, फिर मुझे बोलोगे जैसे कि अभी मेरे बच्चे लास्ट टाइम के जो बोले थे मैम मेरा 97 आया, 98 आया, अब मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे बोले मैम 100 आउट ऑफ 100 आया है, थैंक यू सो मच, तब मैं जाके खुश होंगी। वैसे खुश तो 98 99 पे भी हो जाऊंगी, बट जो बच्चा अगर बोल देगा मैम इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 आया, भाई दिल खुश हो जाएगा, राइट। तो ऑल द बेस्ट एंड बी पॉजिटिव, आई कैन डू इट, ये अपने माइंड पे रख लो कि मैं ही कर सकता हूं, मैं ही करूंगा, मैं ही कर सकता हूं, और कोई नहीं, ठीक है ना, कोई मोटिवेशन काम आएगी ना कुछ और ना। तो जो सच है दैट इज भाई जितनी मेहनत करोगे उतनी मेहनत से आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो मेहनत करने में कंजूसी मत करिए, डोंट मिंगी और स्टिंगी मत बन के बैठिए, मेहनत करने में कोई कंजूसी मत करिए, खूब आगे जाएंगे आप लोग। ऑल द बेस्ट, बहुत पास एग्जाम आ चुके हैं, रील्स देखना आप बंद कर दीजिए जितना हो सके, जितनी प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी है जाके अभी चेकआउट करिए, ग्रामर की अलग से है, पोइट्री की अलग से, मैं फिर से बोल रही हूँ, अब लेट मत करो, अब बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड लव, बच्चों खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, चलो।